गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअली होती क्या है। तो पूरे वर्ल्ड में किसी भी वर्क को करने के लिए टू टाइप के एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। कौन कौन से? एक तो वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसको हम जितनी भी बार करेंगे सेम रिजल्ट मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने कहा ग्लास, तो ग्लास का अपवर्तनांक हिंदी में कहते हैं अपवर्तनांक और इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब आप फाइंड करेंगे तो हमेशा 1.5 मिलेगा या जी की वैल्यू। ओके, जी स्मॉल जी की वैल्यू आप फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट के द्वारा फाइंड आउट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट वो 9.8 आता है। ओके, जितनी भी बार फाइंड करेंगे 9.8 अप्रॉक्सीमेट, यानी अप्रॉक्सीमेट कह लो 10, उससे एबव नहीं आएगा। तो ये श्योर है, कभी आ गया 9.7, कभी 9.8, कभी 9.9, 9.6, तो अप्रॉक्सीमेट 10 लिख दिया जाता है। तो जितनी भी बात करेंगे मैंने कहा फिक्स हो गया कि अप्रॉक्सीमेट 10 आ गया। एक टाइप का एक्सपेरिमेंट। दूसरा टाइप का, जैसे आपने क्या किया, एक कॉइन लिया, टॉस किया, तो इट मींस आउटकम्स हियर हेड समथिंग। अगर आपको हेड आ गया फिर दोबारा टॉस किया तो कोई जरूरी कि हेड है नहीं, टेल भी आ सकता है। तो ये दूसरी टाइप एक्सपेरिमेंट हो गई। ओके, एग्जांपल के लिए, इसी के लिए एग्जांपल और ले लेते हैं। दूसरा टाइप का, एक आपने डाई ले लिया। डाई मतलब वही जो लूडो खेलते हैं, पासा जिसको कहते हैं हिंदी में। जब आपने थ्रो किया तो 1 to 6 में से कुछ भी आ सकता है। दोबारा थ्रो किया तो उसमें से भी 1 to 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो ये जो दूसरा टाइप का जो मैंने बताया कि जिसमें आप जितनी बार एक्सपेरिमेंट करेंगे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आउटकम्स मिलने की रहती है। तो ये जो हुआ, यानी अगर हमने कहा कि एक डाई को थ्रो करो और अगर 6 आ गया तो यू विन, तो यहां आपके लक पर डिपेंड करता है, चांस पे डिपेंड करता है कि आपने 2 बार थ्रो किया, दोनों बार में से 6 नहीं आया या दोनों बार आ गया। तो क्या हुआ, जो सेकंड टाइप का एक्सपेरिमेंट मैंने बताया, ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसी एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने के लिए एक ब्रांच बनाई है मैथ की, जिसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। और रियल में पहले यूरोप देश है, वहां जो जुआ खेलते थे, जुआरी होते थे, सटोरिया होते थे, सट्टा लगाते थे, ये लोग क्या करते थे, सेम इसी टाइप का एक गेम खेलते थे। तो इन लोगों ने सोचा कि हम क्या करें ऐसा कि हम ही विन करें। तो फिर इन लोगों ने क्या किया, कुछ मैथमेटिशियन जैसे गैलीलियो या और बहुत सारे मैथमेटिशियन तमाम सारे थे, तो उनके पास ही गए और उन्हें पूछा कि क्या कोई ऐसी ट्रिक है कि जिसको हम फॉलो करें और ये जो पॉसिबिलिटीज होती है वो हम ही विन करें, ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाए कि ज्यादा हम ही विन करें। तब उन लोगों ने कुछ रूल्स बनाए, कुछ नियम दिए, कुछ थ्योरी दी, उसी को कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ओके, डिफिनेशंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट की जाती है वो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट्स होता है वो होता है सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या है, सबसे पहले ये समझिए। जैसे मैंने कहा थ्रो ये कॉइन, तो जब आपने कॉइन को थ्रो किया तो पॉसिबिलिटीज क्या है आने की, हेड और टेल। तो जब हम किसी वर्क को करने जाते हैं तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होता है उसी को हम कलेक्ट कर लें, किस ब्रैकेट में, ब्रेसेस में। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट थ्योरी में आपने पढ़ा था 11th में। तो इट मींस जैसे मैंने कहा थ्रो ये कॉइन, एक कॉइन को थ्रो किया तो क्या आया, हेड या टेल आया। तो इसको ब्रेसेस बोलते हैं, ये ब्रेसेस है। इस ब्रेसेस में कैप्चर कर, तो यही जो बनेगा ये क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस कहलाएगा। सैंपल स्पेस को यस से नोट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस एंड डिनोटेड बाय एस। क्लियर, सैंपल स्पेस समझ में आ गया। अगर आपने डाई थ्रो किया यानी एक पासा थ्रो किया तो सैंपल स्पेस क्या होगा, ये होगा आपका 1 2 3 4 5 6, क्योंकि उसमें 1 to 6 नंबर्स होते हैं। सिंपल स्पेस क्लियर हो गया। दूसरा बात आते हैं सिंपल पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या होता है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे सिंपल स्पेस का, तो सिंपल पॉइंट क्या होते हैं,
ये जो आल मेंबर्स इसके होते हैं, यानी जैसे कोई एक्सपेरिमेंट आप करने जा रहे हैं तो टोटल आउटकम्स जो होगा उसको करेक्ट कर लिया आपने, क्या कहा सैंपल स्पेस। तो जिन जैसे यहाँ जब कॉइन को टास्क किया था तो हेड और टेल आया था, तो ये हेड और टेल ये जो दोनों हुई ये क्या कहलाएंगे सैंपल पॉइंट। बट आप जब डाई को थ्रो करते हैं तो 1 2 6 आता है, तो 1 2 3 ये सब क्या हो गए, ये हो गए सैंपल पॉइंट। तो ऑल मेंबर्स ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। समझ में आ गया? जो सैंपल स्पेस आप बनाते हैं उसी के जितने भी मेंबर्स होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे, कॉल्ड सैंपल पॉइंट। अब बात आती है इवेंट की। तो देखो मैंने यहां कहा कि एक एग्जांपल इसके लिए लिया, क्या हेड और टेल, ये कॉइन थ्रो, देन हेड और टेल, सैंपल पॉइंट, यहां दो सैंपल पॉइंट हो गए तो इसके लिए सैंपल पॉइंट 2 आ गया। अब इवेंट की बात करें तो यहां इवेंट किसको कहते हैं, ये जो सैंपल स्पेस S था इसके जो भी सैंपल पॉइंट्स हैं उसको लेकर के एक अलग अलग सेट बनाया। जैसे मैंने क्या कहा, एक एक कोई ऐसा मैंने कह दिया, कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कह दिया और यहां कह दिया आउटकम्स हियर हेड, आउटकम्स हियर हेड, तो इक्वल क्या हो जाएगा, ओनली हेड हो जाएगा ना। और मैंने फिर कह दिया एक दूसरा कोई सेट है, मैंने कह दिया आउटकम्स हियर टेल, तो ये हो गया ओके। और एक मैंने कह दिया E3, इट मींस ये बोथ हेड एंड टेल। तो ये देखो ये सारे जो E1 E2 E3 मैंने लिखे, तो E1 के एलिमेंट इसके घर में है, तो याद करो एक सबसेट भी मैंने आपको बता रखा है कि अगर जैसे ये सेट है, सेट के एलिमेंट H है और इसके घर में डाई करते हैं तो हम कह सकते हैं कि E1 सबसेट ऑफ S। तो जितने भी जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं अगर वो किसी सैंपल स्पेस के सबसेट हो तो देन वी आर कॉल्ड इवेंट है। जैसे एक बार सुनिए, यानी कुछ इवेंट्स ऐसे लिखे, कुछ ऐसे लिखे हुए हैं सेट और वो किसी सैंपल स्पेस के क्या होंगे, सबसेट होंगे। तो इस तरह से कह सकते हो कि ऑल सबसेट ऑफ एनी सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। क्लियर? यानी जो भी इवेंट उसी को हम कह सकते हैं जो पार्टिकुलर किसी सैंपल स्पेस का क्या होगा, सबसेट होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इवेंट हो रहा हो किसी का सबसेट ना हो। तो इवेंट के लिए दिमाग में रखो कि अगर वो लिखा हुआ इवेंट है तो इट मींस वो किसी पार्टिकुलर किसका सैंपल स्पेस का सबसेट होगा। वो भी खत्म हो गई। अब आ जाओ इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे मैंने कहा कि थ्रो ये डाई, अब आपने जब डाई को थ्रो किया तो क्या आएगा आउटकम, सो 1 2 3 4 5 6। अब मैंने कहा, ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा थ्रो ये डाई बट आउटकम्स मोर देन 6, यानी 6 से ज्यादा नंबर कभी इसमें मिलेगा नहीं मिलेगा, तब वो क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। ओके, अब हम आते हैं श्योर इवेंट, यानी जो जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो इस इवेंट में हो ही ना, तो उसे क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। श्योर इवेंट, श्योर का मतलब जैसे मैंने एक कॉइन ले लिया और एक ऐसा कॉइन लिया जिसमें दोनों फेस पर सेम ही सिक्के हो, जैसे सोलर पिक्चर में आपने देखा होगा है ना, तो उसके पास दोनों एक ही तरफ फेस रहते हैं। तो वही चीज है कि एक कॉइन लिया आपने, दोनों तरफ हेड ही है, सपोज कर लो दोनों तरफ हेड ही है, तो आप टॉस करोगे तो क्या मिलेगा, श्योर है हेड ही मिलेगा। तो याद रखना है श्योर इवेंट का मतलब हमें पता होता है कि हम अगर टॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, तो उसे हम कहते हैं श्योर इवेंट। या डाई ले लो, उसके आग सरफेस पे 1 ही 1 लिखा हो तो हम जानते हैं थ्रो करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ओके, तो इस ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, श्योर इवेंट, जिसको कंफर्म होता है कि हाँ यही आएगा। अब आ जाओ कंप्लीमेंट इवेंट। कंप्लीमेंट इवेंट, तो कंप्लीमेंट इवेंट क्या होता है, कंप्लीमेंट इवेंट इट मींस कोई दो इवेंट हो, कंप्लीमेंट इवेंट कोई दो इवेंट हो और वो कोई दो इवेंट की बात करो, जैसे मान लो E1 और E2 दो इवेंट्स, तो ये पार्टिकुलर किसी सैंपल स्पेस के होंगे। अभी मैंने कहा कि कोई इवेंट है तो किसी पार्टिकुलर क्या होगा, किस सैंपल स्पेस का सबसेट होगा। तो इट मींस ये दोनों जो है, मान लो मैंने S का मान लिया, ये क्या है सैंपल, ये दोनों S सैंपल स्पेस के सबसेट है। इट मींस E1 सबसेट ऑफ S एंड E2 सबसेट ऑफ S।
तो ये इस तरह से है कि हम E1 और E2 और का यूनियन कर दें तो क्या मिल जाए, S मिल जाए। यानी दो इवेंट ऐसे हैं जिनका यूनियन करने पर हमें सैंपल स्पेस S मिल जाता है। तो इन दोनों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एक और मेथड होता है कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करने के लिए, तो देख लो क्या है वो। जैसे मैंने लिखा S, ये सिंपल स्पेस है, ओके। तो E1 क्या था, इसका सबसेट था, E2 भी इसी का सबसेट था। अब मैंने कहा कि E1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो अपनी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। तो यहाँ यूनिवर्सल सेट क्या है, S है, क्योंकि जो सबसे बड़ा सेट है जिसमें लाई करते हैं S है, तो S माइनस E1। लेकिन यहाँ E1 डेज कर दो, क्योंकि E1 का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो E1 डेज होगा। और याद रखना है, अगर E2 कैसे किसी ने कह दिया कि E2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो E2 इक्वल सिंपल स्पेस ऑफ E2 माइनस ऑफ E2। तो किसी भी चीज का अगर आपसे पूछा जा रहा है कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स क्या होगा, तो उसके सिंपल स्पेस में से बस उसी को माइनस कर दो। समझ में आ गया। एक चीज और याद रखना है कि जो एलिमेंट E1 डेज में होगा वो E1 में कभी नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे के डिसजॉइंट्स होते हैं, मतलब ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, दोनों में कभी कोई मैचिंग नहीं होगी। तो कॉम्प्लीमेंट में समझ में आ गया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, कोई दो इवेंट हो और उन दोनों को इंटरसेक्शन कर दो, तो क्या आना चाहिए, कोई एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए, इट मींस 5 मिलना चाहिए। तो यानी कोई दो इवेंट हो उनको कह सकते हो कि डिसजॉइंट्स, यानी अगर कोई दो सेट हैं, दो इवेंट्स हैं जो डिसजॉइंट है, बिल्कुल अलग अलग है। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं कि थ्रो ए डाई, इवन इवेंट हियर, आउटकम्स हियर ऑड, और दूसरा E2 मैंने ले लिया, आउटकम्स हियर इवन। तो इवन और ऑड में क्या कोई चीज कॉमन है, नहीं, ओके। देन हियर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। समझ में आ गया। यहां मैंने क्या कहा कि E1 हियर ऑड 1 3 5 एंड E2 हियर इवन 2 4 6। अब बात करते हैं इसकी, यानी याद रहे कभी भी दो चीजों को अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिखाना आता है तो दोनों का इंटरसेक्शन दिखा दो, 5 है, वही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। कंपटीशन में भी आता है, बस यही चीज चेक करनी है। ये क्या है, एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहां पहले एक चीज ये देख लो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मैंने बता दिया, तो एक चीज यहां नहीं लिखा, पहले उसको भी बता दो, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है। एग्जॉस्टिव, ओनली एग्जॉस्टिव। देखो एक यहां इसके साथ में लिख लो एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव, EXHAUSTIVE, एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव इवेंट यहां रखो। तो एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, जैसे मैंने कहा कोई दो इवेंट्स हो, उन दोनों का इंटरसेक्शन करो, क्या आना चाहिए, 5, मतलब कोई चीज कॉमन नहीं आनी चाहिए, देन हियर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो जस्ट इसका उल्टा करो, यूनियन करो। अगर दो इवेंट या दो से ज्यादा इवेंट्स दिए हों, उनका यूनियन करो, और क्या मिल जाए आपको, सिंपल स्पेस मिल जाए। क्या मिल जाए, सिंपल स्पेस। देन बोथ आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव। समझ में आ गया। एग्जॉस्टिव इवेंट के लिए समझ में आ गया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या था कि दो कोई इवेंट्स लिया, इंटरसेक्शन किया, 5 मिल गया, देन हियर का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बट अगर यूनियन कर देता, मैं इन्हीं को यूनियन कर देता, यानी E1 यूनियन E2, और क्या मिल जाता, सिंपल स्पेस, देन हियर कॉल्ड एग्जॉस्टिव। समझ में आ गया। अब देखो दोनों को मर्ज कर दिया, एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर चेक करना हो तो इसका मतलब दोनों का दो है या दो से ज्यादा इवेंट्स है, उनका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, 5, बट यूनियन क्या आना चाहिए, सिंपल स्पेस आना चाहिए। तो वही दोनों कंडीशन यहां मिला के मैंने लिख दिया। क्लियर, समझ में आ गया। अब बात करते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं कभी कभार। जैसे मैंने कहा कि S एक ऐसे सिंपल स्पेस से मैंने कहा थ्रो ए डाई, तो 1 2 3 4 5 6। लेकिन एक मिनट, इसको मैं थोड़ा बाद में बता रहा हूं, इक्वली लाइकली आउटकम्स को, क्योंकि पहले प्रोबेबिलिटी समझ लो। प्रोबेबिलिटी क्या है, इतनी सारी डेफिनेशन हो गई। अब प्रोबेबिलिटी, अब हम फाइंड करेंगे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है एक्चुअली। जैसे मैंने कहा, अब देखो यहां मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। मैंने कहा थ्रो ए डाई, क्या, थ्रो ए डाई, आपने डाई को थ्रो किया, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी हियर, आउटकम्स हियर 2, ओनली 2 की बात कर रहा हूं। तो देखो सबसे पहले जब आप डाई को थ्रो करेंगे तो क्या बनेगा, सिंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। टोटल आउटकम्स यहां कितना है, 1 2 3 4 5 6 है। ये टोटल काउंट करो,
कितने सिंपल पॉइंट, 6। तो प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स, जिसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया जाता है, वो क्या लिखा जाता है? जैसे ए कोई इवेंट है तो लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पी ए मींस प्रोबेबिलिटी, पी मींस प्रोबेबिलिटी, ए मींस ए हियर एनी इवेंट, यानी प्रोबेबिलिटी फॉर एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। देखो प्रोबेबिलिटी इस मेथड से निकाली जाती है, कोई ए इवेंट है, अब ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो लिखोगे पी, पी मींस डिनोट बाय प्रोबेबिलिटी, ये पी ए से डिनोट किया जाता है, इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो जैसे मैंने अभी क्वेश्चन क्या कहा, थ्रो ए डाई, आउटकम्स हियर 2, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर 2। तो आपने पहले ऐसे पूरा लिख लिया, तो टोटल यहां आउटकम्स कितने हो गए? 6 हो गए, 6 हो गए। किसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी? ओनली 2, तो 2 कितनी टाइम्स आ रहा है? ओनली 1 टाइम्स, तो 1/6। ओके, अब मैं कह देता हूं एक और क्वेश्चन इसी के साथ बता रहा हूं। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि 2 बॉक्स है, इसमें 3 रेड बॉल है और इसमें 2 ब्लू बॉल है। ओके, 3 to 5 बॉल हो गए। अब एक बॉल इनमें से इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, एक बॉल निकाल दिया गया, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड यानी हमें इसकी पॉसिबिलिटी निकालनी कि मुझे जो मैंने निकाला वो रेड ही बॉल है, तो क्या करोगे? पहले दोनों को सम कर लो, टोटल कितने होते हैं? 5, यहां 5 आपने लिख दिए, और रेड की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही थी ना, तो ऊपर क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल, यानी जिसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी 3/5। समझ में आ गया? यही अगर आपसे पूछा जाता ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 2/सम ऑफ दिस, तो 2/5 हो जाता। तो समझ में आ गई प्रोबेबिलिटी। अब देखो इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या है। जब कोई सिंपल स्पेस निकाला जाए किसी भी इवेंट के लिए, तो उसके जितने सिंपल पॉइंट हो उन सभी की प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। जैसे 1 का अगर 1 आने के लिए प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 1/6 ही तो होगा, 2 का निकालोगे तो क्या आएगा? 1/6 ही आएगा, 3 निकालोगे 1/6 ही आएगा, 4 निकालोगे 1/6 ही आएगा, 5 का निकालोगे 1/6, क्योंकि हर एक इवेंट 1 ही टाइम्स लिखते हो। आपके माइंड में आ रहा है सर कहीं ऐसा हो जाए कि मैंने एक बार थ्रो किया 1 आया फिर दोबारा 1 आ जाए, तो हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते 1, 1, 3, 4, 5, 6 और 2 भी यहां लिख दे? नहीं, एक मेथड है आपका, क्या? हम शॉर्टकट मेथड में लिखते हैं, जब इस सेट के फॉर्मेट में लिखते हैं, जो चीज रिपीट करते हैं उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं। कितनी बार लिखते हैं? एक बार। तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे। समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम ये सारी चीजें जब हमने लोगों ने पढ़ ली, तो ये 11 का रिवीजन हो गया। अब हमें 12th की चीजें पढ़नी है, तो 12th में हमें क्या पढ़नी है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अब हमें क्लास 12 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़नी है प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो क्लास 12 की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 11 से थोड़ा डिफरेंट है, तो इसके लिए हमें थोड़ी डिफिनेशन पढ़नी होगी। पहले कुछ रिवाइज मैंने 11 का करवा दिया, अब उसी से रिलेटेड कुछ और चीजें। इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। तो सबसे पहले इसको समझ लो कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होगा, उसके लिए एग्जांपल में मैं बताऊंगा। तो यहां मैंने कह दिया कि लेट हियर E1 एंड A2, E1 एंड E2, हियर N2 इवेंट्स विद सिंपल स्पेस S। इसका मतलब हो गया कि E1 S का सबसेट हो गया और E2 भी किसका सबसेट हो गया? S का। ओके, क्योंकि विद सिंपल स्पेस, क्योंकि जितने भी इवेंट होंगे वो किसी ना किसी सिंपल स्पेस के सबसेट होंगे। और ये E1 E2 है कैसा? इट मींस E1 की अगर प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं, ओके, और फिर हम E2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, और E2 की जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो भी सेम आता है, E1 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, दोनों एक ही सिंपल स्पेस का। मैंने E1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड की और फिर E2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड की, ये दोनों S सिंपल स्पेस के ही सबसेट थे, लेकिन उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया E2 पर। एग्जांपल समझ लो, उससे क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि कोई एक कार्ड है, मान लो 52 कार्ड्स है, एक ताश का गड्डी है पूरा, तो 52 कार्ड्स जिसमें होते हैं, उसमें से आपको 2 कार्ड निकालने। कितनी कार्ड निकालने? 2 कार्ड। अब एक बार आपने निकाल लिया, फिर दोबारा आप निकाल रहे,
बार जब निकाल रहे हैं तो E1 उसको मान लिया, इवन इवेंट। अब दूसरी बार जब निकाल रहे हैं तो E2 मान। तो यहाँ दो सिचुएशन हो सकती है। कौन कौन सिचुएशन? टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, तो पहले इसके बारे में डिटेल आपको बता दूं कि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं और 52 कार्ड्स 4 टाइप के कार्ड में डिवाइड किए जाते हैं। 13 आपका हार्ट होता है, 13 आपका डायमंड होता है, 13 आपका स्पेड होता है और 13 आपका क्लब होता है। ओके, तो कितना हो गया? 13 4 जा 15। दूसरी चीज जो हमें देखनी है वो हमें ये देखनी है कि जो 13 टाइप 13 यानी हर एक ये 4 टाइप्स का मैंने बताया, हर एक में 13 कार्ड्स होते हैं। तो उसमें आपका एक चीज और आपको जानना कि ये हार्ट जो होता है वो रेड कलर का होता है, डायमंड भी आपका रेड कलर का होता है। ओके, बाकी स्पेड और क्लब आपके कैसे होंगे? ब्लैक ब्लैक होते हैं, ये ब्लैक होते हैं। ओके, ये भी समझ लो, क्योंकि आपसे कभी कभार पूछ लिया था कि ब्लैक कार्ड टोटल कितने होंगे, तो 13 13 26 और 13 13 26 रेड कलर के होते हैं। तो हाँ, यहाँ मैं बता रहा था कि हार्ट डायमंड स्पेड क्लब हर 13 13 टाइप्स के होते हैं। तो हर एक में 13 जो कार्ड होते हैं वो किस तरह के होंगे? तो देखो, पहला क्वीन होगा, किंग होगा, जैक। लेकिन ये किसका क्वीन है? हार्ट का क्वीन है, हार्ट का किंग है, हार्ट का जैक है, हार्ट का एस है। इसको नंबर 1 भी कार्ड बोलते हैं, एस को। बाकी ये सेकंड नंबर कार्ड है। 9 कार्ड ऐसे होते हैं जो नंबरिंग कार्ड बोले जाते हैं, 9 कार्ड है नंबरिंग कार्ड इन हार्ट। 9 डायमंड में भी होगा, 9 स्पेड में भी होगा, 9 क्लब में। तो कौन कौन सा होता है? ये S2 हो गया, यानी दुक्की जैसे हिंदी में होते हैं, तिक्की, चौकी, पंजी, छक्की, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नौवा, दहला, ऐसे बोलते हैं। ओके, तो ये नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं। ऐसे भी डायमंड की क्वीन होगा, स्पेड का क्वीन होगा। इतने से अगर टोटल क्वीन की बात करें तो 4 क्वीन होंगे, 4 किंग होंगे, 4 जैक होंगे, 4 एस होंगे। ओके, रेड क्वीन की बात करें तो 2 रेड होंगे, ब्लैक क्वीन की बात करें तो 2 ब्लैक होंगे। अब इससे आप समझ जाएंगे। तो देखो, जो मैंने क्वेश्चन अभी कहा कि दो, यानी हमने 52 कार्ड ले लिए और उसमें 2 इवेंट लिया, E1 एक इवेंट है और एक E2 इवेंट है। तो 2 कार्ड इसमें से निकालने थे। अब वो दोनों कार्ड जो निकालने थे, पहला इवेंट हो गया, एक कार्ड निकाल लिया, फिर उसके बाद दूसरा कार्ड मुझे निकालना है। तो यहां मैं क्या कर रहा हूं कि 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाल लिया और वो किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको? वो जो कार्ड आप निकाल रहे हो वो हार्ट का हो। तो हार्ट के कितने कार्ड्स होते हैं? 13। तो आप अगर इवन पहले बार जब आप कार्ड निकाल रहे हैं कार्ड, तो टोटल कार्ड कितने थे? 52 थे। और जो निकाल रहे हैं, जिसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, हार्ट के लिए, तो हार्ट कितना था? 13 था। तो 13 अपॉन कितना आ गया? 52। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। 52 में से एक कार्ड आपने निकाला, तो यहाँ इवन जो था वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन लिख दिया, मतलब ये किसके लिए? हार्ट के लिए आपने निकाल लिया। अब जब दूसरा कार्ड निकालना, लेकिन दूसरे कार्ड निकालने के लिए 2 कंडीशंस होंगी। क्या? कि एक पत्ता मैंने निकाल लिया, मान लो उस पत्ते को फिर रख दिया उसमें, उस पत्ते को, जिस पत्ते को 52 में से निकाल दिया था तो 51 बचा था, 51। लेकिन मान लो उस पत्ते को फिर रख दिया मैंने उसी में और फिर से निकाला, तो फिर से हर्ट आने की प्रोबेबिलिटी। अब वो अलग बात है कि हर्ट का मान लो पहले हर्ट के कितने होते हैं? 13 होते हैं। 13 में से मान लो क्वीन था, वो अब की बार किंग आ गया, या कोई नहीं आ जाए उससे मतलब नहीं। लेकिन याद रहे कि मैंने एक बार पत्ता निकाला फिर उसी में रख दिया, तब भी तो 52 हो गया, तो फिर 52 हो गया और फिर 13 हो गया हार्ट। तो देखो, यहां E1 की जो प्रोबेबिलिटी मैंने पता की, E2 और E1 क्या ये दोनों डिपेंड थे? नहीं डिपेंड थे, क्योंकि मैंने रख दिया। तो देखो, दोनों का सेम तो आ गया। तो यहां जो E2 की प्रोबेबिलिटी निकाली वो इस पर डिपेंड नहीं करता था, उससे कोई मतलब ही नहीं। बट यही अगर मैं ऐसा करूं, तो यहां अगर ये सिचुएशन हुआ तो इसका मतलब E1 और E2 कैसे हो गए? ये हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट। मतलब ये फर्स्ट वाला जब मैं कार्ड निकाल रहा था फिर उसे मैं रख दिया था, तो अब E1 वाले इवेंट पर E2 कहां डिपेंड करेगा? ना रखता तब डिपेंड करता। तो ये जो हो गया, ये क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएगा। लेकिन अगर मान लो ये दूसरी केसेस में ऐसे में करता कि मान लो पहला PE1 निकाल लिया था मैंने, यहां आ गया 13/52। अब वो कार्ड जो मैंने पहली बार निकाल लिया उसको मैं रख नहीं रहा हूं, तब वहां टोटल अब कितने कार्ड्स होते हैं? 52 थे, एक तो आपने निकाल लिया, 51 बचे। तो जब E2 के लिए आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितना हो गया? ना 51 होगा ना, 52 था, 1 कार्ड तो आपने पहले में निकाल लिया, 51 हो गया।
और अब हट के कितने कार्ड बचे? एक कार्ड तो यहाँ लिख चुके हैं ना 13 में से, कोई ना कोई एक तो लिख दिया, तो यहाँ कितने बचे? 13 माइनस 1 मींस 12 बचा। तो देखो A2 की प्रोबेबिलिटी इससे इफेक्टिव हुई नहीं हुई? हुई। यानी यहाँ अगर मैं ये ना निकालता तो यहाँ 13 अपान क्या आता? 52 आता। तो यहाँ A2 जो है इस पर इफेक्ट पड़ता है किसकी वजह से? E1 की वजह से। तो ये क्या हो गया? डिपेंडेंट इवेंट हो गया। यानी A2 किस पर डिपेंड है? E1 पे डिपेंड करता है। A2 किस पर डिपेंड है? E1 पर। तो इसी को हम दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे P A2 अपान E1, यानी ये इवेंट E2 था, किस पर डिपेंड कर रहा था? E1 पर। तो E2 जो इवेंट होगी उसी को हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। याद है E1 E2 तो यहां डिपेंडेंट हो गए। कैसे हो गए? डिपेंडेंट। लेकिन यहां E2 को कहेंगे क्या? E2 here called conditional probability and denoted by written here it is represented by P E2 upon E1। ध्यान से सुन लेना कि मैं लिख नहीं रहा हूं, तो सिर्फ समझा रहा हूं। तो यहां क्या हो गया? यानी P E2 upon E1 क्या हो गया? is called conditional probability। ओके, तो यहां डिफिनेशन कैसे लिखोगे? If E1 and E2 are dependent event and E2 depend here E1, E2 depend here E1, then E2 is called conditional probability। It is represented by P E2 upon E1। ये हो गया। अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं ये देखिए। ये डिपेंडेंट था, क्लियर? तो इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? ऐसे फाइंड आउट करते हैं P E2 इंटरसेक्शन E1 अपान P E1। क्लियर? ये चीज याद रखनी है आपको, इसी मेथड से आपको फॉलो करना है। दूसरी चीज एक और, अगर E2 और E1 समथिंग ऐसे हो जाए, ये कब के लिए था? जब डिपेंडेंट था। इफ हियर E1 and E2 are dependent, then this is this conditional probability। यहाँ E2 कंडीशन की प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। बट अगर कुछ ऐसा हो जाए कि if E2 and E1 are independent, then P E2 upon E1 इक्वल क्या हो जाएगा? तो यहाँ P E2 ही लिखते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि E1 और E2 कैसे हो गए? इंडिपेंडेंट हो गए। ये समझ में आ गया? इसमें एक कंडीशन और भी होती है क्या? ये कभी जीरो नहीं होगा। P E1 नॉट इक्वल जीरो। ठीक है? तो ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। ओके, कुछ चीजें और बता दें। प्रोबेबिलिटी में जो कंपटीशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस बेसिस पे पूछे जाते हैं, और ये चीज आपको भी याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव पेपर आपका होने वाला है। तो क्या कहता है कि PE यानी प्रोबेबिलिटी, किसी भी कोई भी इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती और प्रोबेबिलिटी कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होती। तो प्रोबेबिलिटी होगी क्या? प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। ये भी कंपटीशन में एक नंबर के लिए पूछ लिया जाता है हर एक कंपटीशन में। यानी if here any event then probability here is always greater than equal to 0 and less than equal to 1। या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा, या तो 1 होगा या तो 1 से छोटा। दूसरी चीज, अगर दो इवेंट हैं E और E1 और E2 दो इवेंट्स हैं, या मैंने कहा E और दूसरा ऐसे लिखा हुआ है A days के साथ RE ऐसे इसके साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है। तो E और E days ये क्या है? दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो इट मींस इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। बस ये याद रखिए। कॉम्प्लीमेंट पहले बता दिया कि दो इवेंट है, दोनों का यूनियन कोई सिंपल स्पेस है, देन बोथ आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये अगर कॉम्प्लीमेंट है तो PE प्लस PE कॉम्प्लीमेंट इक्वल हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। इसलिए बता रहा हूं कि यानी जैसे एक क्वेश्चन में बता रहा हूं कि जैसे मान लो बॉक्स था कोई ऐसा, इसमें रेड बॉल थे, इसमें ब्लू बॉल था। अब मैंने कह दिया कि रेड की प्रोबेबिलिटी आपको पता है PR, इसकी प्रोबेबिलिटी पता है 1/5। अब आपको ब्लू की निकालनी है, इसकी निकालनी है ब्लू की। तो देखो दो ही तो है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या आएगा? 1 आएगा। यानी या तो ब्लू मिलेगा या तो रेड मिलेगा। ये दोनों क्या है? दूसरे कॉम्प्लीमेंट तो है। तो इसका मतलब P रेड हो गया तो ब्लू में निकालनी है। तो यानी ये P रेड हो गया या ब्लू हो गया। तो बस क्या करोगे?
लिखोगे पी आर प्लस पी बी मतलब ब्लू इक्वल टू 1। पी आर आपको पता है कितना है 1/5 प्लस पी बी इक्वल टू 1, तो पी बी इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस 1/5, तो आंसर कितना आ गया 4/5। बस लैंग्वेज से पता कर लो कि दोनों कॉम्प्लीमेंट है या नहीं। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ कि कोई इम्पॉसिबल इवेंट हो तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 0 आएगी, और कोई सिंपल स्पेस हो उस पूरे सिंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी पूछ ले तो हमेशा 1 आएगा। ये चीज याद रखनी है आपको। ओके, तो आइए हम अब कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। पहले ये तो डिफिनेशन दी थी, मैंने कहा था कोई दो इवेंट्स हो E2 और E1, अगर E2 जो इवेंट्स है वो E1 पर डिपेंड करती है तो E2 हियर कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इट रिप्रेजेंटेड बाय P E2 अपॉन E1। और मैथमेटिक्स में फाइंड आउट करने के लिए कैसे लिखते हैं P E2 अपॉन E1 इक्वल टू इन दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपॉन जो यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी, और ये कभी प्रोबेबिलिटी इसकी 0 नहीं होगी क्योंकि 0 हुआ तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। दूसरा चीज क्या कहते हैं कि अगर कोई सिंपल स्पेस अपने ही किसी इवेंट्स की इवेंट पर डिपेंड करती है, क्लियर, तो इसका मतलब क्या खुद वही इवेंट होगा वही सिंपल स्पेस ही होगा। मतलब कोई सिंपल स्पेस अगर अपने ही किसी इवेंट पर डिपेंड करती है देन दिस सिंपल स्पेस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो राइट P S अपॉन E1, इसका मतलब S यहाँ E1 पर डिपेंड करता है, और अगर ऐसा भी हो कि S E2 पर भी डिपेंड करे देन P S अपॉन E2, तो याद रखना इसकी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा 1 आएगी। ओके, ये याद रखना। तीसरी चीज क्या है देखो P E2 यूनियन E2 अपॉन E2, यानी अगर कोई दो इवेंट्स हैं, तीन इवेंट्स हैं किसी सिंपल स्पेस के E1 E2 और A, अब E1 और E2 के यूनियन E1 और E2 के यूनियन की प्रोबेबिलिटी अगर थर्ड जो इवेंट था A उस पर डिपेंड करती है देन E1 यूनियन E2 हियर कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसका फार्मूला हम कैसे लिखेंगे, ये चीज देखो, इतनी बड़ी फार्मूला लिखा तो उसको लर्न करने का सबसे आसान तरीका क्लास 11th में आपको मैंने बताया था, क्या फार्मूला बताया था याद करो, मैंने कहा था कि P A प्लस B सॉरी A यूनियन B, कोई दो इवेंट है, चलो E1 और E2 ही मान ले रहा हूं, कोई दो इवेंट है तो उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी प्लस उन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू उन दोनों की सेपरेट प्रोबेबिलिटी का सम के इक्वल होगा। तो ध्यान से देखो, मैं यूनियन की केवल बात करूंगा तो क्या बनेगा, दिस इक्वल PE1 plus PE2 माइनस ऑफ PE1 इंटरसेक्शन E2। तो ध्यान से देखो बस उसमें भी यही था PE1 plus E2 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2। अब आपको हो गया सर डिनोमिनेटर में, तो यहाँ ये इस पे डिपेंड करता था तो ये सभी तो डिपेंड करेंगे, समझ में आ गया ना, बस वही 11th वाला है, क्लास 11th वाला फॉर्मूला। और ये लास्ट में होते हैं तो ये भी तो 11th वाला है, क्या अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि कोई E एक इवेंट है और E ये कॉम्प्लीमेंट उसका लिखा हुआ है, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है सर 1 होता है। तो एक प्रोबेबिलिटी पता है तो 1 माइनस P लिखते हो ना, यानी P अगर पता है और आपको P नॉट निकालना है तो क्या करोगे P नॉट इक्वल 1 माइनस PE ये लिखोगे, तो वही तो इसने लिखा भाई, बस E2 यहाँ E1 कॉम्प्लीमेंट यानी E1 कोई इवेंट था उसकी कॉम्प्लीमेंट E2 पर डिपेंड करते थे, तो वही 1 माइनस PE1 अपॉन E2 ही तो लिखा उसने। अब आ जाते हैं कुछ और चीजें आपको बता दें। ओके, तो अब आपको जो सॉल्व करना है एक्सरसाइज, अब हम 13.1 सॉल्व करते हैं क्लास 12 की। याद रखना क्लास 12 की जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है थोड़ी टफ, मैंने बता दिया आपको समझ में आना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, गिवन PE इक्वल 0.6 PF इक्वल टू 0.3 एंड इंटरसेक्शन F इक्वल 0.2। अब आपको निकालना क्या है, दो चीजें निकालनी, PE अपॉन F एंड PF अपॉन F। तो चलो इनमें से एक निकालते हैं, चलो हम ये निकालते हैं PE अपॉन F आपको पता करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन हियर PF। ओके, देखो P इंटरसेक्शन F आपको पता था 0.2 और PF आपको पता था कि यहाँ F डिनोमिनेटर में है तो यह पता था 0.3, बट डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो आंसर हो गया। ओके, 2/3 आंसर आ गया। अब इसको आप खुद सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन सेकंड आप खुद करेंगे, मैं थर्ड की बात करूं। गिवन है PA इक्वल टू दिस, PB इक्वल टू दिस एंड PB अपॉन A इक्वल दिस, सो फाइंड योर PA इंटरसेक्शन BB। चलो ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये सारी चीजें फाइंड करनी है, तो मैं इसको पहले फाइंड आउट कर रहा हूं। ओके, तो देखो पहले जो गिवन था वो
गिवन हियर PB upon A is equal to 0.4. You know here PB upon A का फॉर्मूला क्या होता है, यानी P डिपेंड हियर A, then PB इंटरसेक्शन A upon PA, ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूले होती है वो है, क्योंकि हम B क्या था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी, किस पर, यानी B डिपेंड कर रहा था A पर, तो दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपॉन PA, ये तो लिखते हो फॉर्मूला, एंड 0.4. अब A इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन है, बात एक ही है. PA की वैल्यू आपको पता थी 0.8, तो यहां से क्या आ गया, PA इंटरसेक्शन B, अब भाई मैंने कहा B इंटरसेक्शन ये, A इंटरसेक्शन B इक्वल 0.4 इनटू PA, और PA की वैल्यू क्या थी आपकी 0.8, सो 0.4 इनटू 0.8, 8 4 जा 32, याद रखना 10 में मल्टीप्लाई करने में गलती कर देते हो, पॉइंट के बाद इधर 1 डेसिमल इधर 1 डेसिमल, दो डिजिट है तो 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा दो, ये आंसर हो गया. अब PA पान B निकाल नहीं लोगे तो इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे, सीधा लिखोगे PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB. आपको इंटरसेक्शन भी आपने निकाल ही लिया, PB आपको पता है, यूनियन भी निकालना है, तब कैसे निकालोगे. अभी फॉर्मूला मैंने बताया क्या, आपको PA मिल गया, PB मिल गया, इंटरसेक्शन यहां मिल गया, तो क्लास 11th का फॉर्मूला आप लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला, PA यूनियन B प्लस आप PA इंटरसेक्शन B इक्वल हियर PA प्लस हियर PB. बस PA की वैल्यू पता है आपको, PB की वैल्यू पता है आपको, इंटरसेक्शन आपने निकाल ही लिया है, रख दो, यूनियन भी निकल जाएगा. ओके, अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 4. चलो इसकी भी बात कर लें. ये गिवन क्या है, 2PA is equal to PB is equal to 5/13 and PA upon B equal 2/5. तो पहले इससे वैल्यू निकालो, इससे वैल्यू क्या लिखोगे, PA इक्वल क्या आ जाएगा, यहाँ 2 उधर जाएगा डिवाइड करेगा तो 5/26, और PB अगर आप निकालोगे तो PB तो पहले से पता हो गया 5/30. अब आपको निकालना क्या था, PA यूनियन B, तो पहले ये एक चीज और भी गिवन थी क्या, PA अपॉन B इक्वल 2/5, ये गिवन था. तो PA अपॉन B आप जानते हो क्या, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB इक्वल 2/5, PB आपको पता है, तो यहां से आप लिखोगे PA इंटरसेक्शन B इक्वल 2/5 इंटू PB. तो PB की वैल्यू डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं, ये PB, क्योंकि यहां इंटू PB आएगा, या लिख दे रहा हूं, आप कंफ्यूज ना हो, तो 2/5 इंटू PB मींस क्या, 5/30, 5 5 कट गया, क्या आएगा 2/30. तो किसकी वैल्यू, ये PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू है, निकालने क्या थी, यूनियन. फिर ये फॉर्मूला यूज कर लो, क्यों, क्योंकि देखो भाई यहाँ A इंटरसेक्शन B आपको पता है, PA पहले से यहां पता कर लिया आपने, PB पता कर लिया, अब आप फाइंड आउट कर लेंगे. तो बाकी जितने 1 to 8 हमें लगेगा सॉल्व कर लेंगे, आप सॉल्व करिए. ओके.